और स्विट्ज़रलैंड में डेयरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए हर जगह आपको मिल जाती हैं गायें गले में घंटी बांधती हुई। और यहीं से आती है स्विस चीज़ और स्विस वाइट चॉकलेट के लिए दूध, क्योंकि स्विस जो लोग जो हैं वो 80% चॉकलेट जो स्विट्ज़रलैंड में कंज्यूम होती है वो वाइट चॉकलेट होती है। वाइट चॉकलेट के बहुत शौकीन है, मैं इतना। और वो सारा मिल्क यहाँ से आता है। फ्रेश चॉकलेट रोज़ बनती है, फ्रेश चीज़ डेली बनती है। डेयरी इज़ अ बिग टाइम इंडस्ट्री। और मैं भी इंटरलाकन से सिर्फ 3 या 4 मिनट की ड्राइव पे आया हूँ और मेरे को ये फार्म्स दिख गए हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। वेरी कूल, वेरी प्रिटी। मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और स्विट्जरलैंड सीरीज के इस फन एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा कुछ बेहद पॉपुलर स्विस माउंटेन्स पर। अब मैं पहुंच गया इंटरलाकन पोस्ट रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे खड़ी है ट्रेन जो मैं लेने वाला हूं, और यहाँ से 2-3 ट्रेन बदलने के बाद, जो कि सारी बहुत सीनिक और बहुत ब्यूटीफुल है, मैं पहुंचूंगा फाइनली यूनफ्राउ। और टिकट डोंट इवन आस्क, 200 ब्लडी फ्रैंक्स। जी हाँ गाइस, 190 फ्रैंक यानी कि अराउंड 13,000 रुपए की ये टिकट यूरोप के सबसे ऊंचे ग्लेशियर माउंटेन यूनफ्राउ तक जाने के लिए है। मैक्सिमम लोग जो स्विट्जरलैंड आते हैं यूनफ्राउ माउंटेन जरूर जाते हैं, क्योंकि ये बेहद टूरिस्टी और अनबिलीवेबली पॉपुलर है। बट माउंटेन टॉप से कई ज्यादा अमेजिंग है इस तक जाने का रास्ता। And I had to start really early, so I'm grabbing a quick sandwich from Coop, which is right in front of the railway station, and this is for like 4 pints. अगर आप मेरी तरह इंटरलाकन में हैं, तो पहले ट्रेन लेकर आप जाते हैं लाउटरब्रुनन स्टेशन, जो कि इस रीजन के सारे माउंटेन्स के लिए जंप ऑफ पॉइंट है। Finally, after changing a couple of trains, I am on a train to Ujjain. और वहां से ट्रेन चेंज होती है नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जहां से शुरू होती है आपकी लाइफ की सबसे सीनिक ट्रेन जर्नी। यहां से आप कमर्शियल ट्रेन छोड़ के नैरो गेज कॉक व्हील ट्रेन नेटवर्क पे चढ़ते हैं, जो स्पेशली हाई इंक्लाइन माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए बनी होती है। और फिर कुछ स्टॉप्स पर सिस्टमैटिकली ट्रेन चेंज करने के बाद और पहाड़ों के बीच खुदी हुई टनल से होते हुए आप फाइनली पहुंचते हैं यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन यूनफ्राउ की पीक के प्लेटफॉर्म पर। बट यहाँ आते ही मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि इसके इतने एक्सपेंसिव और टूरिस्टी होने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर लोग टूरिस्ट थे, ट्रैवलर्स नहीं। क्योंकि ट्रैवलर्स जाते हैं ज्यादातर इसके आसपास के पीक्स पर जहाँ की हाइकिंग पॉसिबल है, बट वील कम बैक टू इट लेटर। मेरी जर्नी के पहले कई दिनों में बहुत बारिश मिलने के बाद जब फाइनली एक सनी दिन आया, तो मैंने ये अज्यूम करने की गलती कर ली कि पीक पर भी मौसम साफ ही होगा। बट टू माई हॉरर, जब मैं फाइनली ऊपर पहुंचा तो मेरी सुपर एक्सपेंसिव टिकट के पैसों पर बादल फिर गए। Only if I could open my eyes. 1, 2, 3. Well, this place is supposed to have some really amazing views, but it's too cloudy for anything like that today. जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, तो बर्फ और क्लाउड्स की चमक इतनी ज्यादा थी कि सन ग्लासेस के बिना मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। एंड दिस कुड हैव बीन एन अमेजिंग व्यू, बट For today, it's just sad. जी हाँ गाइस, पूरे इंटरलाकन में धूप खिली होने का ये मतलब नहीं है कि माउंटेन पीक्स के प्लेटफॉर्म पर भी धूप होगी।
इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि इंडिया से आप कोई भी माउंटेन एक्टिविटी प्री परचेज करके ना आए, बल्कि यहाँ आके उस दिन का मौसम और उस दिन का लाइव व्यू इन माउंटेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करने के बाद काउंटर से ही टिकट खरीद लें। Make sure if you come here, it's not cloudy. Don't be an idiot like me, please. खैर, मेरा जो नुकसान होना था हुआ, बट एज अ कंसोलेशन प्राइस मैं गया यूनफ्राउ के एक छोटे से आइस म्यूजियम में, जहाँ पे काफी अच्छी वाइब्स थी। और अगर आप बच्चों के साथ हो तो दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस। ये बहुत स्लिपरी है और बहुत ठंडा भी, मैं लिटरली फिसल रहा हूँ एक्चुअली। It's kind of cool. बड़ी देर उम्मीद करते हुए कि शायद मौसम साफ हो जाए, मैंने हार मान ली और मैं वापस नीचे आ गया। बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर मौसम साफ हो तो यूनफ्राउ पीक कुछ ऐसी दिखती है। अब वो अलग बात है कि मैंने ये सिर्फ इस चॉकलेट के कवर पर ही देखी। और फिर मैं फाइनली कुछ आंखों को तर कर देने वाले कुछ नजारे देखते हुए नीचे की तरफ आया। That was kind of awesome, wasn't it? फिर मैंने इंटरलाकन ओस्ट स्टेशन के सामने से एक बस पकड़ी और निकल गया 10 मिनट दूर एक विलेज की तरफ, और वो विलेज थी रिंगनबर्ग। फाइनली इंटरलाकन पहुंचने के बाद बेस्ट व्यू एंजॉय करने के लिए फ्री में व्हाट यू हैव टू डू, आप जाइए सीधा रेलवे स्टेशन इंटरलाकन ओस्ट, वहाँ से लेनी है 102 बस और आना है रिंगनबर्ग बस स्टॉप, जो कि है सामने रोड पे, और वहाँ से 5 मिनट की वॉक और उसके बाद 10 मिनट की छोटी सी चढ़ाई और आप पहुँचते हैं सीधा इस कैसल की छत के ऊपर, जहाँ से दिखता है इंटरलाकन झील के उस तरफ, और ये है रिंगनबर्ग। इज़न्ट इट रियली प्रिटी? तो गाइज, आज के दिन इंटरलाकन से ट्रेन लेकर मैं गया था लाउटरब्रुनन स्टेशन, जहां से एक ट्रैक मोरेन की तरफ निकल जाता है, जो आप पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं, और दूसरा वेंजन से होते हुए जाता है क्लाइनेशाइडिक स्टेशन की तरफ, और यही वो सबसे सीनिक वाला स्ट्रेच है। और फिर यहाँ से टनल वाली ट्रेन आपको लेके जाती है यूनफ्राउ के प्लाटू तक, जो यूनफ्राउ और एक और पीक के बीचों बीच है, और यही दोनों पूरी तरह बादलों में ढके थे। और फिर मैं यहाँ से वापस आया। बट अगर आप चाहें तो यहाँ से वापस इंटरलाकन आने की बजाय सेम टिकट प्राइस में ग्रिंडलवाल्ड, जो कि एक और माउंटेन एक्सकर्जन है, वहां तक भी जा सकते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं एक और माउंटेन पीक मौसम की बलि नहीं चढ़ाने वाला, इसीलिए मैं वापस आ गया, ताकि एटलीस्ट ग्रिंडलवाल्ड अगले दिन साफ मौसम में देख सकूं। सुबह के 6 बजे उठ के 7 बजे निकला था, तकरीबन 20,000 कदम चला हूँ, और अब बज गया रात के 10। डेटा शेटा कॉपी हो रहा है, फ़ोन बैंक और बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, कल सुबह की तैयारी है, और आज बहुत पैसे खर्च हो गए। कल जाना है ग्रिंडलवाल्ड। और गाइस, इंटरलाकन में तीसरा दिन, और मैंने होटल से चेकआउट कर दिया क्योंकि आज रात को मैंने जाना है बर्न सिटी, और अब मैं निकला हूँ, और आज के दिन में जो जो चीज़ें बची हैं इंटरलाकन में करने के लिए वो मैं आज करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, और उसके बाद फिर आज रात को बर्न सिटी और कल सुबह बर्न।
तो एज पर द प्लान मैं गाड़ी लेके निकला सीधा ग्रिंडलवाल्ड की तरफ, जहाँ से ये 500 रुपए की टिकट वाली ट्रेन भी आ रही थी, क्योंकि रास्ता ऑलमोस्ट साथ साथ चलता है। और बेस्ट पार्ट, यहाँ इंटरलाकन से वो लोकल बस भी आती है, जिसका फ्री पास यहाँ के हॉस्टल्स दे देते हैं। ग्रिंडलवाल्ड बेसिकली एक नजदीकी वैली है जो यूनिफ्रा रीजन में ही पड़ती है। यहाँ की अमेजिंग सीनिक ड्राइव एंजॉय करते हुए मैं आधे घंटे में पहुंचा यहाँ की पार्किंग में, जहाँ मुझे 5 घंटे गाड़ी खड़ी करने के लिए 7 फ्रैंक्स यानी कि अराउंड 500 रुपए पे करने पड़े। इंटरलाकन की ही तरह यहाँ पे भी हॉस्टल्स और होटल्स की काफी अच्छी ऑप्शंस हैं और बहुत से लोग यहाँ भी रहना पसंद करते हैं। ये जगह इंटरलाकन से थोड़ी कम कमर्शियल है, नेचर से थोड़ा सा ज्यादा करीब है और यहाँ की छोटी सी मॉल रोड के बीचों बीच कुछ सोवेनियर शॉप्स के अलावा एक सुपरमार्केट भी है, जहाँ से आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं। बट यहाँ की मेन हाईलाइट और फैमिली फ्रेंडली टूरिस्ट अट्रैक्शन है ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट। यहाँ से आपको मिल जाती हैं केबल कार के टिकट्स, जो आपको ले जाती हैं एक ऐसी जर्नी पे विच इज अ रियल ट्रीट फॉर द आईज। Alright guys, we're just about to get into one. 3 अलग अलग स्टॉप से होती हुई ये ट्रॉली आपको हरे ग्रासलैंड से होती हुई ऊपर ही ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स तक ले जाती है। और अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, क्योंकि इस अट्रैक्शन पर चलना बहुत कम पड़ता है। ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट बेसिकली 3 चीजों की कॉम्बिनेशन है: ट्रॉली राइड, एक क्लिफ वॉक और कुछ लाइट एडवेंचर एक्टिविटीज। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ट्रॉलीज तो हैं ही, बट नीचे भी ट्रॉली लेके आने की बजाय आप चाहें तो जिप लाइन ले सकते हैं। वाइड ग्लाइडर्स ले सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रॉट बाइक रेंट कर सकते हैं। सिर्फ ट्रॉली की टिकट, जो कि पूरे दिन अनलिमिटेड राइड्स के लिए वैलिड होती है, पड़ती है अराउंड 30 फ्रैंक्स या 2000 रुपए की। और अगर आप साथ में एक्टिविटीज ऐड करें तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मैंने अपने लिए चूज की 65 फ्रैंक या अराउंड 4500 रुपए की 2 एक्टिविटी टिकट, जिसमें मुझे मिली अनलिमिटेड राइड्स ऑन दिस केबल कार और 2 एक्टिविटीज नीचे आने के लिए, जो लेके मैं पहुंचा सीधा ट्रॉली के स्टार्टिंग पॉइंट पर। चारों तरफ नजारे इतने सुंदर थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैमरे का रुख किस तरफ करूं। And guys, that's only the first stop here, and I have already been here in for more than 10 minutes, so this is like really long. जी हाँ गाइस, ऐसे 2 स्टॉप और भी थे जहां आप चाहें तो एग्जिट और री एंटर भी कर सकते हैं। एंड ये तीनों स्टॉप्स मिला के 1 वे राइड अराउंड 20 से 25 मिनट की तो थी।
और फिर फाइनली स्नो कैप पीक से होती हुई ये ट्रॉली पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉप पर, जो कि तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पे है। और फिर ऊपर आते ही मैं आया सीधा क्लिफ वॉक पर, जहां पर शायद कुछ लोग बूमरैंग शूट कर रहे थे। मौसम अमेजिंगली बहुत अच्छा है। I mean, it's not too cold, that's the best part, and it's sunny and it's bright. I really have to be watchful and a little careful about my... Yeah, I think I need to be a little careful about my head here. That's a part of the experience. और गाइस ये थोड़ा सा खतरनाक है बट बहुत अमेजिंग है और सीरियसली वैल्यू फॉर मनी है। गोंडोला जो कि 15-20 मिनट बहुत अमेजिंग व्यूज़, और ऊपर आके यहाँ पे क्लिफ वॉकिंग और साथ में 2 एक्टिविटीज़ जो कि मैं करने वाला हूँ बाद में। सो इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। आज से यूनफ्राउ से बेटर है। यूनफ्राउ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 200 फ्रैंक्स। बट दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि यूरोप की सबसे ऊंची पीक तो नहीं है बट फिर भी काफ़ी ऊंची है। ट्रेन से ज़्यादा मैंने ट्रॉली में एंजॉय किया, 2 फन एक्टिविटीज भी करी। बेस्ट ऑफ ऑल ये आधे से भी कम प्राइस में थी। बट अगेन दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। खैर, ऊपर ग्रिंडलवाल्ड पे जो क्लिफ वॉक है वो खत्म होती है एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे, विच इज अ परफेक्ट पोस्ट कार्ड पिक्चर स्पॉट, जो आपको लाइन देखकर अंदाजा हो ही रहा होगा। Yeah. Okay, so now maybe you can follow me for 10 steps. Yeah, but you go a little bit more first. Thank you so much. And now I'm going to pose for some selfies because some friends from Hong Kong are actually helping me with that. Thanks for your patience. और क्लिफ वॉक के एज से पिक्चर्स लेने के बाद आप चाहें तो ये खूबसूरत व्यूज एंजॉय करते हुए पोल्यूशन फ्री हवा में धूप भी सेक सकते हैं। और फिर मैं फाइनली चला अपनी एक्टिविटीज के लिए, और मेरी बजट क्योंकि पैराग्लाइडिंग की तो थी नहीं, तो मैंने ट्राई करी द नेक्स्ट बेस्ट आइटम ऑन द मेन्यू। What do you call it? First glider. First glider. So I'm finally ready for the first glider. And this is? Sandro. This is Sandro, and he helped me with my harness, and I'm all excited. Exactly. So he looks like this. Okay. Finally मैं ready हूँ first glider के लिए, और मेरा नंबर अगला है, और मैं अकेला जाने वाला हूँ। आमतौर पे 4 लोग जाते हैं, इस टाइम तो कोई भी नहीं है। ओह। It was amazing. Really cool. Yeah. या और अब मैं करने वाला हूँ माउंटेन बाइकिंग। It's time to push. It's not just the bike, it's also the view. और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ये एक्सेलेंट राइड। बाय दिस टाइम इंटरलाकन में अपना तीसरा और स्विट्जरलैंड में अपना छठा दिन निपटाने के बाद मैं रेडी था फिर से स्विस सिटीज की तरफ जाने के लिए, एंड दीज काउबेल्स वर अ परफेक्ट गुड बाय। बट जैसे जैसे मैं नीचे उतरने लगा और बढ़ने लगा अपनी गाड़ी की तरफ, तब तक मौसम फिर से क्लाउडी हो गया। और अभी मैं करूँगा अपना लंच, और उसके बाद मैंने जाना है हार्डक्लम माउंटेन टॉप, जहाँ से इंटरलाकन दिखता है पूरा, दोनों रिवर्स के बीच, दोनों लेक्स के बीच में इंटरलाकन। बट और वो इट्स प्रीटी ब्रेथ टेकिंग व्यू। बट प्रॉब्लम ये है कि आज बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर बादल हुए
तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं सीधा बर्न निकल जाऊंगा, और अगर नहीं हुए तो मैं डेफिनेटली ऊपर जाऊंगा। एज ए टर्न आउट आधी जगह पे बादल थे और आधी जगह पे धूप थी, बट अगर आपके केस में मौसम साफ हो तो हार्डर क्लम माउंटेन मिस मत कीजिएगा। और गाइस, तो क्योंकि आज हार्डर क्लम नहीं जा सकता, बादलों से ढका हुआ है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ स्टाड, GSTAAD, और ज़ोइज़मिन, ये वो जगह है जहाँ पे DDLJ की शूटिंग हुई थी। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। और उसके बाद हो सकता है मैं रात को वहीं रुक जाऊँ, या फिर मैं जाऊँगा बर्न, क्योंकि मुझे कल सुबह बर्न जाना है। तो अब डिपेंड करता है हॉस्टल कहाँ सस्ता मिलता है। और क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं लास्ट मोमेंट पे अकोमोडेशन कैसे बुक करता हूं, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि वीजा अप्लाई करते टाइम मैं रिफंडेबल रिजर्वेशन सबमिट करता हूं, और वीजा आने के बाद अगर जरूरत पड़े तो जो रिजर्वेशन मुझे सूट नहीं करती वो मौसम और अपने शेड्यूल के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूं। बिकॉज एज यू नो मुझे शूटिंग भी करनी होती है, इसीलिए मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी। बट मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं, एज दे लाइक टू स्टिक टू अ प्लान। बट एनीवेज, इन 2 दिनों का खर्चा आपने स्क्रीन पे तो देख ही लिया होगा। एंड गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए तो लाइक बटन मत भूल जाइएगा, एंड फॉर फर्दर एपिसोड्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, loads of love from your traveling desi.